हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका फिर से आपकी बच्चों प्यारी सुभद्रा मैम के साथ में, जहां पे आज हम करने वाले हैं एमपी बोर्ड स्पेशल में डिस्कशन आपकी वर्कशीट का। यानी कि आप लोगों ने अगर वर्कशीट ला ली हो घर पे, आप लोगों को पता है एमपी बोर्ड ने यह बच्चों प्रतिभा पर्व के अंदर बहुत ही साफ साफ बता दिया है कि आप सभी स्टूडेंट्स को आपकी जो भी एग्ज़ाम्स के पेपर्स है वो मिल जाएंगे। आपको सॉल्व करके क्या करना है, उनको सबमिट करना है। तो यहाँ पे आज हम उसी वर्कशीट के ऊपर क्या करने वाले हैं, टोटल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे भाई कि आप लोगों के कितने मैक्सिमम नंबर आते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर चेक करोगे तो हमने बच्चों प्रिपेयर किया है फुल 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आप लोगों का। सबसे पहले कि यह प्रतिभा पर्व के अंतर्गत आप लोगों का मूल्यांकन और पेपर का जो फ्रंट है वो कैसा है। तो आप लोग देख सकते हो प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट ये है आप लोगों की 2021 एंड 2022। यहाँ पर आप सभी बच्चों का एक बात पर ध्यान गया होगा कि ये सिर्फ वर्कशीट है बच्चों, है ना। और फिर बच्चों आप लोगों को प्रोजेक्ट शीट अलग मिलेगी, दोनों ही डिफरेंट है। आप लोगों को सबसे पहले जो भी वर्कशीट है उसमें आपका नाम, आपके पिता का नाम, जिस भी शाला में अध्ययनरत है वह, और कक्षा का नाम भरने के बाद आपके पास में टोटल बच्चों खंड अ और खंड ब में आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, जिसमें खंड अ में आप देख सकते हैं टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कितने हैं, 16 है। एंड प्रोजेक्ट में बच्चा 2 क्वेश्चन है और ये टोटल 18 ऐसे कुल मिलाकर हो रहे हैं। सेम टू सेम आपके बच्चों लिखित में जो क्वेश्चन है वो 30 है नंबर के और प्रोजेक्ट में आपके 20 मार्क्स है। ऐसे टोटल करके 50 मार्क्स का टोटल पेपर आप लोगों का होने वाला है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आप सभी बच्चे लोगों का ये वर्कशीट का विज्ञान का पेपर। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो बच्चों हम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 आप लोगों के सामने है। प्रश्न बहुत सिंपल सा है, देखिए, निम्न में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है। ऑप्शन है भोजन का पाचन, दूसरा बर्फ का पिघलना, तीसरा लकड़ी का जलना एंड 4th नंबर पे है जंग का लगना। बेटा जो परिवर्तन के बारे में आप लोगों से यहाँ पर चर्चा की गई है, पूछा गया है, उसमें एक चीज तो साफ साफ है, हमें वह परिवर्तन देखना है जिसमें उत्क्रमित, यानी कि बेटा इसका मतलब होता है वापस से उल्टा किया जा सकने वाला परिवर्तन। तो ऑप्शंस आपके सामने है भोजन का पाचन। एक बार भोजन को पचाने के बाद आप वापस से पचे हुए भोजन को रिटर्न नहीं कर सकते। लकड़ी को जलाने के बाद राख बन जाती है, राख कुछ नया है, तो यहाँ पे राख से लकड़ी को प्राप्त करना असंभव है। सेम टू सेम अगर लोहे पे जंग लग जाए तो बच्चों वापस से उससे नया लोहा प्राप्त नहीं किया जा सकता। बचा बर्फ का पिघलना। बर्फ को पिघलाने के बाद आप उसको वापस से बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस पर जमा सकते हो, यानी कि बर्फ को पिघला करके जल बनाया जा सकता है ना। पिघलने पर वह जल बनेगा और इसके तापमान को कम करने पर वह वापस से बर्फ के रूप में बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा चली गई दूरी, है ना। तो यहाँ पर बच्चों आपके पास में क्या क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है। बोला जा रहा है कि सिर्फ एकांक समय में जो भी हम लोग दूरी क्या करते हैं बेटा, तय करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो बच्चों ये आंसर होगा आप लोगों का चाल। क्यों भाई चाल, क्यों? क्योंकि चाल बराबर इसे आप लोग लिखते हो बेटा दूरी के बटे में समय। और अगर यहाँ पर समय का मान हमने क्या ले लिया, इकाई, यानी कि 1, है ना। समय को हमने किसके इक्वल टू रख दिया, 1 के इक्वल रख दिया। तो अतः बच्चों यहाँ से आपका समय का वैल्यू 1 पुट करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा चाल बराबर से दूरी। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा हमने समय को क्या कर लिया है बेटा, 1 के इक्वल टू रख दिया है। 1 मतलब इकाई या एकांक, है ना। 1 मतलब क्या होता है, इकाई, या बच्चों आप इसको लिखते हो एकांक। क्लियर? ओके, वेरी गुड बच्चों, आप लोग बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो। अगर आप लोगों ने इसके सही नंबर पे मतलब आंसर पे टिक किया है, यानी कि चाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों के सामने सही विकल्पों के चयन करने हैं। ठीक है, आपके पास में डिफरेंट विटामिन के नाम दिए गए हैं और आपके पास में दिया गया है ऑप्शंस, और इन्हीं ऑप्शंस में आपको चेक करना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं विटामिन ए की। बच्चों, वैसे मैं अगर आपको बता दूं, इनको याद रखने की ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। ए फॉर, मैं अपने सभी बच्चों को एग्जांपल देती हूँ, बताती हूँ कि ए फॉर आपको याद रखना है बच्चों की आंख होती है ना। ए फॉर क्या होता है? आंख, और आंखों में जो बीमारी होती है वो जनरली आपको नहीं दिखाई देना पड़ना, है ना। मतलब कि जिसे नहीं दिखाई देता है उसे हम अंधा बोलते हैं। पर विटामिन ए की कमी से रात का अंधापन होता है, इसे हम रतौंधी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए पर आएगा बच्चों आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, रतौंधी। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हो रतौंधी। क्लियर, वेरी गुड। विटामिन बी की बात कर लेते हैं। विटामिन बी, बी फॉर बेरी, बेरी। तो आपके पास में ऑप्शन है स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी, बेरी, बेरी। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बेटा बेरी, बेरी। नो डाउट इसमें, क्योंकि यहाँ पे बच्चा बेरी, बेरी जो है वही आप लोगों का विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग होता है। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे हम स्कर्वी रोग बोलते हैं। तो हमारे पास में सी ऑप्शन के लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या है? रतौंधी, बेरी, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स। तो आप लोग क्या लगाओगे? टिक स्कर्वी। तो यहाँ पे टिक हो जाएगा स्कर्वी। क्लियर, वेरी गुड। अगर आप लोगों ने ये सब के सब सही लिखे हैं तो आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर राइट है। ऑप्शन नंबर बच्चों डी है कि विटामिन डी किसके हमारे इक्वल होगा? तो बेरी, बेरी, रतौंधी, स्कर्वी और रिकेट्स। तो बेटा विटामिन डी की जो कमी होती है उसके कारण हमारे बॉडी में रिकेट्स रोग होता है, यानी कि आप लोग लिख सकते हो रिकेट्स। यह एक प्रकार की हड्डियों की बीमारी होती है। क्लियर, ओके। अब बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि छाया देखने के लिए हमें निम्न में से कौन सी वस्तु जरूरी नहीं होती? मतलब अगर आप किसी भी वस्तु की परछाई देखना चाहते हो, छाया मतलब क्या होता है? परछाई। तो अगर आप किसी भी वस्तु की बेटा परछाई को देखना चाहते हो तो परछाई देखने के लिए आपको क्या क्या चीजें नीडेड है और क्या चीजें नहीं जरूरत पड़ती। एग्जाम्पल के लिए एक प्रकाश का स्रोत। चलिए बेटा सबसे पहले किसी प्रकाश स्रोत की बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास में बेटा प्रकाश का स्रोत है सूर्य, है ना। तो आप सभी लोग जानते हो कि सन सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है, सूरज जो होता है सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है। प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शी वस्तु, तो यहाँ से मान लीजिए प्रकाश निकल रहा है और यहाँ पर कोई बेटा वस्तु रखी गई है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है। तो क्या होगा? ये वस्तु कैसी है? अपारदर्शी है। तो अपारदर्शी वस्तु क्या करती है? प्रकाश को रोक लेगी। तो अब बच्चों उसके पीछे बनेगा प्रतिबिंब, सॉरी परछाई, और वो परछाई कैसी होती है? नीचे की तरफ बनेगी, यानी कि यहाँ पर बनेगी परछाई। तो ये क्या हो गई? इसकी परछाई। यानी बच्चों हमने देखा कि हमारे पास में प्रकाश का एक स्रोत होना चाहिए, प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शी वस्तु और पर्दे पे जिस पे हम परछाई को प्राप्त कर सके। तो ये है आप लोगों का पर्दा, जिस पर हम क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं परछाई को। तो क्या नहीं जरूरत है बेटा? वो है प्रकाश के मार्ग में कोई भी पारदर्शी वस्तु। मतलब कि अगर मैंने यहाँ पर कोई पारदर्शी वस्तु रख दी तो पूरा प्रकाश तो आर पार चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जब कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो कपड़े पर मलाई रह जाती है, तब इस प्रक्रिया में पृथक्करण की कौन सी विधि को प्रयोग में लाया जाता है? बेटा जब आप लोग कपड़े पर दूध गिराते हो तो आपने देखा होगा मलाई अलग हो जाती है और दूध अलग हो जाता है। यह विधि कहलाती है आप लोगों की निस्यंदन, यानी कि फिल्टर करना। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। आप लोग लिख सकते हो जो निस्यंदन विधि होती है वहां पर हम क्या करते हैं बेटा? फिल्टर करते हैं। हम क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बाकी के ऑप्शन नहीं हो गए, गलत है। क्यों? निष्पावन विधि में पवन का प्रयोग करके भारी हल्की वस्तु अलग करते हैं।
चालन विधि के अंदर बच्चों जनरली हम लोग आटे का जो चोकर होता है उसे अलग करते हैं या मोटी और छोटी अशुद्धियों को अलग करते हैं। और अवसादन विधि के अंदर बस बच्चों आप लोगों को वेट करना होता है किसी वस्तु के छलने का, ठीक है, मतलब भारी और जो हल्की वस्तु होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है। अब बच्चों बढ़ते हैं अगले विकल्प पर। होप सो आप सभी लोगों ने यहाँ तक के सारे क्वेश्चन किए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है यह है मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का। प्रश्न बहुत सिंपल सा है। अगर किसी वस्तु या व्यक्ति की लंबाई दी गई है हमारे पास में और वो लंबाई कितनी दी गई है, वह लंबाई गिवन है 1.25 मीटर्स, तो क्या बोला जा रहा है कि इसे हमें क्या करना है, सेंटीमीटर में बदलना है। तो बेटा अगर आपके पास में 1.25 मीटर दिया गया है तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, है ना। तो अगर आपको पता है कि चूंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहां से आप 1.25 मीटर में निकाल सकते हो। तो 1.25 मीटर में बस क्या करना है, इसमें आपको 100 सेंटीमीटर का गुना कर देना है। तो यहाँ से 1.25 मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे, आंसर कितना आएगा, गुना कर दीजिए। तो हमको 1.25 मीटर में 100 का गुना करने पर हमें सेंटीमीटर वाला मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप पाओगे 125 सेंटीमीटर हमारी वैल्यू है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो कैसा है, करेक्ट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो हम 1.25 मीटर में ज्ञात कर लेंगे। तो बच्चों अगर आपको जानना है तो सिर्फ 100 का गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न, यह प्रश्न में आपके पास में एक परिपथ दिया गया है, ये है बैटरी, वो है बल्ब, है ना। बच्चों ये परिपथ में आपको चित्र थोड़ा सा अस्पष्ट दिख रहा होगा। ये आप लोगों का बल्ब है, ये है बल्ब और ये है बैटरी। तो भाई हमारे पास में प्रश्न क्या है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो बेटा प्रश्न जो दिया गया है वो लिखा हुआ साफ साफ कि दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य कौन सी ऐसी वस्तु रखे कि बल्ब जल जाए। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, गंधक यानी कि सल्फर, कोयला, लकड़ी और लोहे की छड़। तो बेटा हम लोग जानते हैं कि गंधक, कोयला, लकड़ी की छड़, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो अगर हम कुचालक रख देंगे भाई तो वहां पे तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, है ना। अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, कुचालक रख दूं तो भाई प्रवाहित तो होगी नहीं। तो मुझे परिपथ को कंप्लीट करना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं ऐसी पदार्थ को या ऐसी वस्तु को लूंगी जो क्या कर सके, इसमें से विद्युत धारा को प्रवाहित कर सके। तो बच्चों लोहे की जो छड़ है वो राइट आंसर है। लोहे की छड़ कैसी होती है, यह विद्युत की चालक होती है, अतः धारा को अपने में से प्रवाहित होने देगी। अगला क्वेश्चन आप पढ़ते हैं। आपके पास में यह बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 9 से लेकर के 13 तक। पहला प्रश्न क्या है, पढ़ लेते हैं। मूसला जड़ व रेशेदार जड़ में दो अंतर, है ना। मूसला जड़ और रेशेदार जड़ों के अंदर हमको अंतर को ज्ञात करना है। तो बेटा एग्जैक्टली ये दोनों होते क्या है, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं एंड देन फिर हम लोग बच्चों बात करेंगे इनके बीच में डिफरेंस यानी कि अंतर की। मूसला जड़ बच्चों आप लोगों ने गाजर खाया होगा, है ना। सभी बच्चे लोगों ने गाजर तो खाया है ना। हाँ, तो बेटा गाजर में आपने देखा होगा गाजर बिल्कुल ऐसा होता है कि नहीं। ये है गाजर और इसकी बच्चों फिर यहाँ पे होती है ऐसी कुछ पत्तियां होती है, ठीक है। तो ये है गाजर और ऊपर है पत्तियां, अब पत्तियां जैसी भी हो उसकी। तो बेटा आप लोगों ने एक बात देखी होगी कि गाजर क्या होता है, एक जड़ होता है और उसके अगल बगल पूरी की पूरी बाकी की शाखाएं निकलते रहती। देखो यहाँ पे क्या निकल रही है बेटा, शाखा निकल रही है और ये बच्चों बहुत लंबी और मोटे से पतली होते होते बढ़ती है, यानी कि इसकी लंबाई में वृद्धि होती है, ठीक है। बट अगर मैं आपसे बोलूं रेशेदार जड़ की, तो आप लोगों ने घास देखी होगी, है ना।
सभी लोगों ने घास देखी होगी। जो घास होती है, घास की जो जड़ होती है कुछ इस तरीके से होती है, कुछ ऐसी फैली हुई होती है। घास की जड़ें बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है। तो घास की जड़ें कुछ इस प्रकार से फैलती है, लेकिन जो भी मूसला जड़ होती है वो इस तरीके से फैलती है। मतलब आप लोग यहाँ कह सकते हो कि यह है एक मूसला जड़ और ये है आप लोगों की घास, जिसमें पाई जाती है रेशेदार जड़। दोनों में आपको डिफरेंस देखते से ही समझ आ गया होगा। तो अब बच्चों हम इनके बीच में डिफरेंस लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं डिफरेंस की। सबसे पहला डिफरेंस है मूसला जड़ के अंदर एक मुख्य जड़ पाई जाती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो बच्चों, जो हमारी मूसला जड़ होती है उसमें ये देखिए एक मुख्य जड़ है और बाकी सारी शाखाएं निकल रही है। इसका और एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पर, ये देखिए गाजर को, सलजम को, यहाँ पे एक मुख्य जड़ होती है और वो उसी तरीके से फैलते जाती है। रेशेदार जड़ में मुख्य जड़ का बेटा अभाव होता है, वहां पे नहीं पाई जाती, वहां पे वो फैलते रहती है। मूसला जड़ लंबाई में बढ़ती है, यानी कि गाजर देखो ये नीचे ही बढ़ेगा, एक ही बढ़ेगा, है ना, दूसरा नहीं। और रेशेदार जड़ में ये चारों तरफ फैलते चले जाती है। मूसला जड़ में शाखाएं पाई जाती है, यानी कि आपने देखा था अभी कि यहाँ पे देखिए ध्यान से चित्र में, यहाँ पे बच्चों आप लोग इस चित्र में भी देख सकते हो कि यहाँ पे ये बढ़ेगी, साथ में अगल बगल ढेर सारी पतली पतली शाखाएं निकल रही है। जैसे यहाँ पर गाजर में भी ऐसी पतली पतली शाखाएं निकलेगी, लेकिन रेशेदार जड़ों में यहाँ पे मुख्य जड़ नहीं पाई जाती, तो शाखाएं भी नहीं होती। उदाहरण के लिए मटर, नींबू, आम, तो बेटा ये सारे मूसला जड़ के एग्जाम्पल हैं। लेकिन बेटा गेहूं, घास, मक्का जो होते हैं ये काय के एग्जाम्पल है, रेशेदार जड़ के। तो ये थे सिंपल से आप लोगों के बेटा मूसला जड़ और रेशेदार जड़ में डिफरेंस। अगर आपने ये लिखा तो आपके ये नंबर कहीं नहीं जाएंगे, और अगर डायग्राम बना दिया तो सोने पे सुहागा। ठीक है। अब बच्चों विद्युत मिस्त्री के द्वारा अगला क्वेश्चन यही है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि विद्युत मिस्त्री जो हमारे जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं ना, सारे है ना, जो घर में नहीं आते फिटिंग करने वाले, तो जो फिटिंग करने वाले अंकल लोग हैं उन्होंने जो भी औजारों का प्रयोग किया है, आपने देखा होगा उनके औजारों जैसे पेचकस और प्लायर्स में क्या होता है, प्लास्टिक या रबड़ के आवरण होते हैं। ऐसा क्यों होता है, कौन बताएगा इसका आंसर? बहुत सिंपल है, देखिए पेचकस और बच्चों पेचकस और प्लायर दोनों में यहाँ पर देखिए रबर के हत्थे है ना, रबर या प्लास्टिक के हत्थे होते हैं। तो आप लोग देख सकते हो बेटा कि रबर या जो प्लास्टिक के हत्थे हैं ये क्या करते हैं, यह विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कैसे होते बेटा, कुचालक। तो इससे फायदा क्या है, ताकि बच्चों करंट लगने से बच सके। ठीक है, ताकि बच्चों जो भी हमारे विद्युत कर्मी हैं वो क्या कर सके, करंट से बच सके, क्योंकि ये विद्युत के कुचालक होते हैं, अतः धारा इनमें से प्रवाहित नहीं होगी, अतः इनमें से धारा नहीं प्रवाहित होती है। ठीक है, और हमारे जो भी बेटा विद्युत कर्मी हैं वो सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर धारा प्रवाहित हो गई तो भाई हो सकता है आप लोगों को करंट लग जाए, तो करंट नहीं लगेगा और हम लोग बच जाएंगे। क्लियर? चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 है। अब 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है सरल रेखीय गति और वर्तुल गति को एग्जाम्पल देके बताओ। तो आपको बता देती हूँ, सरल रेखीय गति नाम से बच्चों समझो इसको कि सीधी सरल रेखा में चलने वाली कोई भी वस्तु की गति सरल रेखीय गति होती है। अब आप लोग पूछोगे मैम गति क्या होती है? गति यानी कि आप लोग टाइम टू टाइम अपनी पोजीशंस को चेंज करते हो, लाइक कभी कभी घर पे हो, फिर कभी स्कूल पहुंच गए, कभी फिर अपने दोस्त के घर निकल लिए, तो इसको बोलते हैं कि आप गति में हो, है ना। तो आप अगर बच्चों टाइम के साथ में अपनी पोजीशन को चेंज करते हो तो उसे हम लोग बोलते हैं आप लोग मोशन में हो, यानी गति में हो। तो बच्चों ये सरल रेखीय गति जो होती है वो क्या है, सीधी सरल रेखा में गति।
तो फिर वर्तुल गति क्या होगी? एक वृत्त में होने वाली गति, है ना। अगर आप किसी सर्कल में घूमते हो या सर्कल में बच्चों गति करते हो तो उसको हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। चलिए समझते हैं इसको। तो बेटा अगर कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखा गति बोलते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी जगहों पे हम बताते हैं उसको। और किसी वृत्ताकार पथ में होने वाली गति को वृत्तीय गति या वर्तुल गति कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सीधी सड़क पर बच्चों वाहन की गति, सॉरी यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको कट करके लिखना है वाहन की गति, ठीक है। और इसका उदाहरण है पृथ्वी के चारों ओर, बच्चों पृथ्वी के चारों ओर, है ना, चारों बच्चों सॉरी पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति क्या कहलाती है आप लोगों की? यह कहलाती है बेटा वृत्ताकार गति। इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे इस बिंदु ए से बिंदु बी तक के ये वस्तु है ना, कोई भी वस्तु हो सकती है, कुछ भी वस्तु यानी कि कोई भी कुछ भी वस्तु है ना, पत्थर हो, आप लोगों का पेन हो, पेंसिल हो, कुछ भी हो, तो वो अगर बिंदु ए से बी तक सरल रेखा के अनुदिश चलता है। देखिए सब लोग यहाँ पर ये क्या कर रहा है, सरल रेखा के अनुदिश गति यानी कि उसके हिसाब से चलने वाला। और वर्तुल गति क्या होती है? वर्तुल गति जैसे कि आप देख सकते हो कि सूरज के चारों ओर पृथ्वी या चंद्रमा के बच्चों क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बहुत इजी सा है कि अगर आपके पास में एक पारदर्शी कांच है, यानी कि एक ऐसा कांच है जिससे आर पार हम देख सकते हो, पारदर्शी मतलब आर पार देखा जा सकने वाला, तो बच्चों यहाँ पे इस आपकी जो पारदर्शी कांच की सीट है इसको आप पारभासी शीट में कैसे बदलोगे? तो बेटा पारभासी सीट में बदलने के लिए आपको एक लॉजिक याद रखना है कि हमको क्या करना पड़ेगा, या तो उस कांच के ऊपर आप तेल डाल दीजिए, है ना, तेल डाल के आप उसको पहले रफ कर लीजिए, तो आपका जो कांच है वो पारभासी यानी कि धुंधला दिखाई देने लगेगा, है ना। या आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, उसके ऊपर मोम की लेयर चढ़ा दो तो वो भी पारभासी बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हो, मान लीजिए बच्चों यहाँ पे हमारा पारदर्शी कांच है और ये है पारभासी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आप लोग देखिए ये आप लोगों का पारदर्शी हिस्सा है और ये होता है पारभासी। तो पारभासी में क्या होता है, पारभासी में कोई भी वस्तु हमें ठीक से दिखाई नहीं पड़ती। आप देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को धुंधला दिखाई दे रहा है। क्लियर, वेरी गुड। तो बेटा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि मोम की आप लोग क्या कर सकते हो, एक सिंपल सी परत चढ़ा दो, या आप सब लोग बेटा कांच पर चिकनाई लगा करके भी क्या कर सकते हो, इसे पारभासी बना सकते हो। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास में कि दैनिक जीवन में पृथक्करण के लिए हम निस्यंदन विधि का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, और बच्चों उदाहरण देके एग्जाम्पल में देकर आपको बताना है। निस्यंदन विधि क्या होती है, फिल्टर का प्रयोग करके यूज करना। तो बेटा फिल्टर पेपर का यूज करके आप पृथक्करण करते हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निस्यंदन विधि कहते हैं, ठीक है। तो निस्यंदन विधि के अंदर बेटा जनरली सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चाय पत्ती को अलग करना। चाय से जब आप चाय पत्ती को पृथक कर रहे होते हैं तो वह भी प्रक्रिया निस्यंदन होती है। पंकिल जल से अशुद्धि को निकालना, यानी कि अगर खराब जल है और खराब जल में आप क्या करो, अगर आपके पास में एक बीकर है बेटा उसमें कीप डालो, है ना, बीकर में क्या करो आप लोग एक कीप डालिए और कीप में लगा दीजिए फिल्टर पेपर, ठीक है। और फिर आप लोग अगर यहाँ पर पानी डालते हो बेटा तो पूरा की पूरी अशुद्धियाँ जो है वो आप लोगों के फिल्टर पेपर में ही रह जाएगी, बाकी पूरा जो पानी है जो जल है वो आप लोगों का नीचे आते जाएगा। तो बेटा और सबसे लास्ट दूध से पनीर बनाना। तो आप लोगों ने मम्मी लोग को देखा होगा, सूती कपड़े पे पहले दूध को फाड़ करके दूध को डालती है और पूरे पनीर को अलग और वो पानी को अलग करती है। इसे कहते हैं आप लोगों का दूध से पनीर को बनाने में भी यहाँ पर प्रयोग किया जाता है निस्यंदन विधि का, ठीक है। अब अच्छा बच्चों आप लोगों का जो सबसे लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये है दीर्घवृत्तीय प्रश्न आप लोगों के, थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है किसी पुष्प का नामांकित चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। तो ये बेटा आप लोगों का पुष्प बना है, आप पुष्प का डायग्राम बना सकते हो, बहुत इजी वे में, सिंपल होता है आप लोगों को कि आप लोगों को बेटा ऐसे पंखुड़ियाँ बनानी है, ये पुष्प की पंखुड़ियाँ हो गई,
है ना। आपने क्या किया, एक फूल को बीच में से काटा है और ये उसकी पंखुड़ियां है। तो पंखुड़ियों के अंदर बच्चों आप देख सकते हैं कि बीच में एक गोलाकार संरचना होती है, यानी कि यहाँ पर, और इसे हम लोग बोलते हैं इसका बच्चों भाग कौन सा वाला, स्त्री केसर वाला भाग। और ये होता है अंडाशय, जो गोल भाग देख रहे हो क्या होता है, अंडाशय। वहां से आप लोगों का एक निकलता है बाहर ऊपर, और ये आप लोगों की कहलाती है बेटा वर्तिकाग्र, है ना। इसे क्या कहते हो आप लोग बेटा, वर्तिकाग्र। देखिए यहाँ पर कॉर्नर पे, और ये होती है आप लोगों की वर्तिका, यानी कि जो पाइप देख रहे हो इसे वर्तिका बोलते हैं। और फिर बच्चों ये पूरा पार्ट होता है आप लोगों का, ये पूरा हिस्सा जो होता है ना ये वाला, तो ये टोटल पूरा हिस्सा कहलाता है आप लोगों का क्या, स्त्री केशर। जैसे आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देखिए, ये कहलाता है स्त्री केशर। फिर बच्चों इसके आसपास आपको बनाने हैं बहुत ही सिंपल से छोटी सी पाइप निकाल दो और उसके ऊपर ऐसे कर दीजिए, ये पाइप निकाल दीजिए और इस तरीके से ऐसे कर दीजिए, है ना। ऐसे आपको निकालना है, ये एक और ये बन गए आप लोगों के बच्चों परागकण, है ना। और ये होता है आप लोगों के पास में बच्चों पुंकेसर, इसके ऊपर पाए जाते हैं परागकण, और बाहर की पंखुड़ियों को बोलते हैं बच्चों, पंखुड़ियों को दल, और जो नीचे ग्रीन कलर के होते हैं उसे बोलते हैं बाह्यदल। तो ये पूरा आपका पुष्प का संरचना रेडी है। इसमें अगर आपको लिखना है तो बेटा अंडाशय जो होता है वो हिस्सा होता है जहां पर बच्चों आपके पुष्प के सबसे निचला वाला हिस्सा, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे बच्चों नीचे का फूला हुआ भाग होता है जिसमें मादा जनन कोश बीजांड का निर्माण होता है, और जब बीजांड के अंदर कौन जाता है बेटा, पुंकेसर जाता है ना, तो बेटा पुंकेसर से परागकण जाते हैं। तो जब भी बीजांड में कौन जाएगा, बीजांड के अंदर जाता है आप लोगों का परागकण, ठीक है। तो वो जाने के बाद में बेटा क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांड में मिल करके यहीं पे बच्चा भ्रूण का निर्माण होता है और नए बीज बनते हैं। तो बीज क्या है बेटा, भ्रूण होता है एक प्रकार का। और वर्तिका यह बच्चों आपके जायांग का मध्य भाग होता है जिसकी संरचना नलिका जैसी होती है। जो हमने देखा था कि अंडाशय के बच्चों ऊपर एक नलिका रूपी संरचना थी कुछ इस प्रकार सी, तो ये होता है वर्तिकाग्र और ये होती है वर्तिका, इसको बोलते हैं पाइप, है ना। ये वर्तिका यानी कि एक पाइप है। और सेम बच्चों इसके आसपास आप लोगों ने देखे थे ये, तो इसे बोलते हैं पुंकेसर, ठीक है। तो ये बेटा आप लोगों के क्या कहलाते हैं, सॉरी बेटा इसको बोलते हैं आप लोग पुंकेसर। टोटल पूरा कहलाता है आपका पुंकेसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, क्रियाकलाप द्वारा बताइए कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो बेटा आपको पता है कि प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में गमन करता है, इसमें नो डाउट। तो भाई पता कैसे लगाओगे, एक सिंपल काम कर लेते हैं हम लोग। क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने एक मोमबत्ती को जलाया है। मान लीजिए ये मोमबत्ती है और मोमबत्ती से प्रकाश निकल रहा है। इसको हम कलरफुल कर देते थोड़ा सा ताकि आपको फील आए। तो भाई हम लोगों ने फील दिलाने के लिए आप लोगों की जो मोमबत्ती थी उसमें कलर डाल दिए हैं, और कलर कुछ निकलते हुए दिख रहे होंगे आपको कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो भाई ये है आप लोगों की मोमबत्ती। तो मोमबत्ती से चहुं दिशाओं में क्या निकल रहा है भाई, प्रकाश निकल रहा है। तो प्रकाश बना देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है भाई प्रकाश बनाने में। तो यहाँ पे हमने दो चीजें करी। हमने क्या किया, प्रकाश तो हर जगह जा रहा था, हमने दो काम किए। हमने एक जगह पे एक सीधी नलिका ली, और फिर यहाँ से आप लोगों ने क्या किया बच्चा, ये आप लोगों की आंख है, और यहाँ से आप लोगों ने देखना शुरू किया। तो आप लोगों को अगर आंख में प्रकाश दिखाई देता है बच्चों, यानी कि प्रकाश यहाँ पे सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। यहाँ पर प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। लेकिन अगर बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ पे जस्ट मैंने एक मुड़ी हुई नलिका ले ली। मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रकाश को आने दिया, मैंने लिया प्रकाश को आने दिया, लेकिन एक मुड़ी हुई नलिका ले ली इस तरीके से। तो आप पाओगे कि इस मुड़ी हुई नलिका में, ये क्या है, एक मुड़ी हुई नलिका में आपका जो प्रकाश है बच्चा वो यहाँ से आएगा, यहाँ पे चला के टकरा जाएगा, यहाँ टकरा जाएगा और यहाँ टकरा जाएगा और यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। तो आपका प्रकाश बच्चों आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो आपको आपकी आंखों में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, आपको यहाँ पर अंधेरा दिखेगा।
तो इसे बोलते बेटा, इसी रेखा से आप लोग पता करोगे कि सीधा पाइप था, प्रकाश सीधा आंखों में चला गया और आप लोगों ने देख लिया। लेकिन यहाँ पर प्रकाश नहीं दिखा, प्रकाश यहीं पर रुक गया, अर्थात प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। क्लियर? ओके। अब बच्चों आगे हम लोग समझते हैं इसको, ठीक है? वेरी गुड। अगर आप लोगों ने यहाँ तक करा हुआ है तो आपके नंबर पूरे पूरे पक्के। अब बच्चों आपके शरीर में कितनी प्रकार की हड्डियां पाई जाती है, क्वेश्चन है कि गतियों के लिए कौन सी संधियां हैं, एंड कंदुक खलिका संधि का सचित्र वर्णन, यानी कि हमको चित्र बनाते हुए आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो हमारी बॉडी में टोटल अलग अलग टाइप की गति होती है। गर्दन में अलग गति होती है, कमर के पास कुल्हों में अलग गति होती है, कंधों की जो हड्डियां होती है उसमें अलग गति होती है। तो डिफरेंट टाइप की गतियां हैं। सबसे पहली गति होती है बच्चों, उसको हम लोग अलग अलग प्रकार की संधियों से उसको डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहली आप लोगों की होती है कंदुक खलिका संधि। इसके बारे में हम लोगों को वर्णन करना है, तो हम इस पे बाद में आएंगे, पहले पढ़ लेते हैं बाकी तीन के बारे में। हिंज संधि जो होती है ये बिल्कुल दरवाजे के जो पार्ट होते हैं ना, दरवाजे आप ओपन करते हो, क्लोज करते हो, तो बिल्कुल दरवाजे जैसी होती है। ये आप लोगों की कोहनी में पाई जाती है ना, कोहनी में। ये कहाँ पाई जाती है बेटा? कोहनी में, या जहां पर भी मुड़ने वाले आपके अंग होते हैं वहां पर पाई जाने वाली संधि होती है। दूसरी है धुराग्र संधि, जो अपनी धुरी पर घूम सकती है। तो मेरी, जैसे मान लीजिए मेरी गर्दन है, तो मेरी गर्दन बेटा पूरी धुरी पर घूम सकती है, यानी कि धुराग्र संधि। तो आप लोग क्या बोलोगे बेटा? यह पाई जाती है गर्दन में। और जो बच्चों फोर्थ वन है अचल संधि, ये होती है फिक्स जॉइंट, जो कि मस्तिष्क में पाए जाते हैं। यह कैसी बेटा? अचल का मतलब होता है ये फिक्स होती है, चल फिर नहीं सकती। जैसे आपके माइंड का जो हिस्सा है, जैसे ये पार्ट्स है, इन पार्ट्स में कोई भी मूवमेंट नहीं होते। ये आपके माइंड के जो पार्ट्स है बेटा, ये कैसे है? फिक्स है। क्लियर? तो वो है आप लोगों की अचल संधि। अब बच्चों हमें कंदुक खलिका संधि है, इसके बारे में पढ़ना है। तो भाई आप लोगों के लिए मैं लिख कर लेकर आई हूँ ताकि आपको एग्जाम में कोई इशू ना हो। कंदुक खलिका संधि में अस्थि का गोल सिरा दूसरी अस्थि के कटोरी रूपी गुहिका में बच्चों धसा होता है। तो आप लोग ये डायग्राम देखिए, ये है आप लोगों की बेटा कटोरी। मान लीजिए ये क्या है? आप लोगों की कटोरी। इस कटोरी में क्या है बच्चों? दूसरी अस्थि, मतलब कि एक अस्थि का गोल वाला पार्ट। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक दूसरा गोल सिरा तैयार कर लूँ, ये देखिए दूसरा गोल सिरा, और बच्चों ये रही मेरी संधि, ठीक है? तो आप लोग पाओगे कि ये गोल सिरा बच्चों अलग अलग दिशा में घूम सकता है। कटोरी में आप लोग ऐसे ऐसे घुमा सकते हो, आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो, बस आप उल्टा नहीं घुमा सकते। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप उसको पूरी तरीके से ऐसे ऐसे करके घुमा पाओगे। तो बेटा ये हड्डी पाई जाती है आपके कूल्हे में, है ना? आप लोग देखिए आपके जो बच्चों बॉडी में जो कमर के पास में जो कूल्हे की हड्डी है, पैर और कूल्हे को जोड़ने वाली, तो आप देख सकते हो ये हिस्सा धंसा हुआ है, और ये हिस्सा बच्चों आप लोगों की वही कटोरी रूपी गुहिका है। ये क्या है? आप लोगों की कटोरी रूपी गुहिका। एंड ये है बच्चों आप लोगों का, जैसे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर बच्चों अस्थि का गोल सिरा, तो जो अस्थि मूवमेंट करने वाली है तो इसका गोल सिरा है ये, ठीक है? तो ये जो आप लोग देख रहे हो ये ऊपर वाली अस्थि का गोल सिरा है। तो ये कुल्हे में पाई जाती है, आपके कंधों में पाई जाती है। तो ये संधि होती है आप लोगों की कंदुक खलिका संधि, ठीक है? तो ये था बच्चों आप लोगों का पूरा प्रतिभा पर्व का बच्चों विज्ञान का खंड अ, जिसमें हम लोगों ने क्या किया बेटा? वर्कशीट पूरी प्रिपेयर कर ली है। यहाँ पर आपके नंबर कहीं पे भी कोई भी नंबर कटने की कोई चांसेस नहीं है, ठीक है? तो चलिए बच्चों यहाँ पे आज क्लास को हम लोग एंड करते हैं। अब हम लोग बच्चों दूसरी वर्कशीट के साथ में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के चलते हैं। धन्यवाद।